जो केमिस्ट्री में सबसे कठिन टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो शुरू में ही वर्ड क्लियर हो जाता है कि वो शब्द शुरू कहाँ से हुआ है। जैसे कहा गया इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई होगी। ऑर्गेनिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये हुआ है शब्द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म जीव जंतु। सूक्ष्म जीव जंतु में क्या आते हैं? कोई भी जैसे कीड़े मकोड़े, बड़े पौधे, ये सब जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु वनस्पत होंगे ये सब इसी में आ जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली बना होता है, ये बना किससे होता है? ऑर्गेनिज्म जो बना होगा ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखनी है तो स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अंडर किसके पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सिद्धांत काफ़ी समय तक बहरहाल चलता रहा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग बोलते हैं जैव बल सिद्धांत कहा गया। और जैव बल सिद्धांत को इंग्लिश में जो बोला जाता है इसे कहते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? बर्जीलियस। और इनको रिस्पेक्ट से देखा जाए, बर्जीलियस, इनको रिस्पेक्ट से कहा जाए तो कहा जाता है सर बर्जीलियस। ये जो सर वर्ड लगा था इनको एक उपाधि के तौर पर दिया गया था। जैसे आजकल लोग प्रोफेसर कह देते हैं, लगा रहे, तो प्रोफेसर ऐसे थोड़े ना होता है कि हम लोग चाहें भी तो प्रोफेसर लगा देंगे। प्रोफेसर के लिए देखा जाए तो पीएचडी होना जो है ये कंपलसरी होता है। वो एमएससी के बाद जब पीएचडी होता है तब प्रोफेसर। लेकिन बहरहाल ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया था, तो इनको जो सर वर्ड दिया गया था ये उपाधि के तौर पर दिया गया था कि सर बर्जीलियस होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया क्या कि किसी भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें निर्माण करनी है तो बिना जीवों की सहायता से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमें अगर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना है तो ये मस्ट होगा कि हमें जीवों की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे? पहले एक सिद्धांत चल रहा था कि बिना गुरु के विद्या नहीं सीखी जा सकती है, लेकिन देखा जाए तो एकलव्य ने ये बात गलत सिद्ध कर दिया था कि देखा जाए उन्होंने बिना गुरु के ही विद्या सीख लिया था। एज सच वैसे ही जैव बल सिद्धांत भी होता है कि देखा जाए कि बिना किसी कार्बनिक यौगिक के, बिना किसी जीवों की सहायता से हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको चैलेंज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वहलर। वहलर ने क्या किया था कि एक फर्स्ट कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण किया था उसका नाम क्या था? यूरिया। और NH2CO NH2 ये होता है यूरिया। और यूरिया जो होता है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसका निर्माण इन्होंने किससे किया था? अकार्बनिक अमोनियम साइनेट NH4CnO के द्वारा इन्होंने इसका क्या किया था? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि एटम को देखा जाए एडजस्ट करना। जैसे इसमें एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, दो नाइट्रोजन हो गए। इस साइड में एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया, एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया। एज सच इसमें 4 हाइड्रोजन हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन आ गया। इन्होंने कुछ नहीं किया। वहलर ने फर्स्ट टाइम देखा जाए तो जैव बल सिद्धांत को गलत सिद्ध किया कि नहीं, बिना जीवों की सहायता से भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। अब इनसे जब पूछा गया आखिर ये संभव कैसे है, तो इन्होंने देखा जाए एक अकार्बनिक यौगिक ये जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा जाए
तो रीअरेंजमेंट करके इन्हें देखा जाए पुनर्विन्यास होता है। इन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इन्होंने जब सिद्धांत समझ लो एक बना दिया कि बिना जीवों के ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, तो दूसरे भी साइंटिस्ट आ गए। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? कोल्बे। और कोल्बे को अगर देखा जाए तो इन्होंने भी प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया था। और प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? CH3 बॉन्ड COOH। नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। लेकिन इन्होंने जो इसका निर्माण किया था वो किससे किया था? अपने ही तत्वों से। अपने ही तत्वों से मीन्स हो गया कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो कार्बन का एक्चुअल स्टेट जो होता है ये सॉलिड होता है। इन्होंने 2 कार्बन एटम्स ले लिया। इसमें हाइड्रोजन की अगर हम संख्या देखें तो कितनी है? 4। हाइड्रोजन का एक्चुअल स्टेट क्या होता है? H2। तो इन्होंने 2 हाइड्रोजन ले लिया और ये गैसियस फॉर्म में ले लिया। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन का भी एक्चुअल स्टेट क्या होता है? O2। क्योंकि जानते हो कभी भी अगर हमको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सबको लिखना होता है तो हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में, मतलब द्विपरमाणुक अवस्था में। कभी भी हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को लिखना होगा तो खाली H नहीं लिखेंगे। अगर हम H लिख रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है? नेसेंट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये कहा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक एसिटिक एसिड का जो कोल्बे ने निर्माण किया ये अपने ही तत्वों से किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था बार्थेलॉट्स। और बार्थेलॉट्स को अगर देखा जाए तो इन्होंने बनाया द्वितीय कार्बनिक यौगिक। और द्वितीय कार्बनिक यौगिक क्या होता है? मीथेन। इसका नाम होता है CH4, मीथेन हो जाता है। इन्होंने भी अपने ही तत्वों से बनाया था। इसमें कार्बन कितना है? 1। कार्बन का एक्चुअल स्टेट क्या होगा? सॉलिड। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2H2। और ये गैसियस फॉर्म में होगा और इसको हीट कर दिया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहला सिद्धांत हमको क्या मिला? यहाँ थोड़ा सा हमको अंतर भी क्रिएट करना होगा कि पहले तो सिद्धांत दिया गया जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत को किसने दिया? सर बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने क्या बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि निर्माण करना है तो बिना जीवों की सहायता से हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ये सिद्धांत काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और इस सिद्धांत के चलने के बाद, आओ उधर से, इस सिद्धांत के चलने के बाद देखा जाए तो ये सिद्धांत जब चलता रहा कि बिना जीवों की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो वाहलर ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट रहे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, बिना जीवों के भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है। और इन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, इसका निर्माण अकार्बनिक तत्वों से करके, अमोनियम साइनेट अकार्बनिक तत्व था, तत्व नहीं यौगिक था, और इससे लेकर के इन्होंने यूरिया का निर्माण कर दिया। और ये सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिक के निर्माण में जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा देखा जाए तो साइंटिस्ट आगे कोल्बे। कोल्बे ने भी देखा जाए तो प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया, क्या? एसिटिक एसिड। लेकिन इसका निर्माण जो उन्होंने किया वो अपने ही तत्वों से किया। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आगे बार्थेलॉट्स। बार्थेलॉट्स ने देखा जाए द्वितीय कार्बनिक यौगिक मीथेन का जो निर्माण किया उन्होंने किससे किया? अपने ही तत्वों से किया। तुम्हें मेन टॉपिक यहाँ समझना है कि हम इसे भी बोल रहे हैं प्रथम कार्बनिक यौगिक और इसे भी हम बोल रहे हैं प्रथम कार्बनिक यौगिक। तो आखिर हम किसको प्रथम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे? तो जैसे देखो बताया जाता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर अगर क्वेश्चन को यही चेंज कर दिया जाए कि हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी हो जाता। वो भी प्रथम थे और ये भी प्रथम हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इन जनरल देखा जाए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उन्हें प्रथम कहा जा सकता है।
लेकिन जब महिला की बात आती है तब आ जाता है इंदिरा गांधी। वही सेम कंडीशन यहाँ है, ये भी प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो अकार्बनिक यौगिक से बनाया गया था, और ये भी प्रथम कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसका निर्माण किससे किया गया था? अपने ही तत्वों से। अब ये अपने ही तत्वों से प्रथम कार्बनिक यौगिक हुआ, इसलिए जब मीथेन की बात आई तो जब इसका निर्माण अपने ही तत्वों से किया गया तो इसे हम लोगों ने क्या माना? द्वितीय कार्बनिक यौगिक माना। इसको प्रथम कार्बनिक यौगिक अपने तत्वों से, और इसे अगर देखा जाए तो द्वितीय कार्बनिक यौगिक माना जिसका निर्माण अपने ही तत्वों से किया जाता है। अब अगर ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक के स्रोत की बात किया जाए तो कार्बनिक यौगिक के स्रोत कुछ निश्चित होते हैं। जैसे कहा जाए, पहला हम ले लेते हैं जंतु, और दूसरा अगर हम देखा जाए ले लेंगे वनस्पति, और तीसरा अगर हम देखा जाए तो ले लेंगे कोयला, और चौथा अगर हम देखें तो ले लेते हैं पेट्रोलियम। अब जानते हो ये जो चीज़ें हैं ये कहने के लिए तो चार चीज़ें हैं, लेकिन चारों चीज़ों में सारी चीज़ें समायोजित हो जा रही हैं कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। जंतु हो सकता है, वनस्पति हो सकता है, कोयला हो सकता है, और पेट्रोलियम हो सकता है। जंतु में अगर हमने कह दिया तो छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी घोड़ा वहाँ बड़े जंतु तक आ गए। अगर हमने वनस्पति कह दिया तो घास फूस से लेकर के सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया तक आ गया। अगर हमने कोयला बोल दिया तो कोयला भी जानते हो कि ये खानों से प्राप्त किया जाता है, वो पता नहीं कब से कन्वर्ट हुआ है। और ऐसे ही पेट्रोलियम के बारे में भी माना जाता है कि पेट्रोलियम जो होता है ये भी पृथ्वी के नीचे से प्राप्त किया जाता है। और पेट्रोलियम को अगर देखा जाए तो पता नहीं कितने जीव जंतु जब पृथ्वी में उथल पुथल हुआ होगा और तभी जा कर के ये नीचे दब गए थे, और उन्हीं के दबने से देखा जाए तो ये पेट्रोलियम का निर्माण हुआ होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जंतु, वनस्पति, कोयला और पेट्रोलियम, यही चारों अगर माना जाए तो हम लोग के कार्बनिक यौगिक के स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेचर ऑफ एटम्स आ जाता है। देखो, नेचर ऑफ एटम्स का आईपीएससी से कोई विशेष लेन देन नहीं है, लेकिन बिना इसके समझ लो बेस होता है। अब अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ एटम्स की तो परमाणुओं की प्रकृति से हिंदी में कहा जाता है। नेचर ऑफ एटम्स मतलब होता है परमाणु की प्रकृति कैसे होती है। अब प्रकृति का क्या तात्पर्य होगा? हम लोग देखो कुछ चीज़ें जैसे फर्स्ट ईयर में या 9th से ही जान लेते हैं। संयोजकता, संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंसी कहा जाता है। और बैलेंसी के बारे में भी कई धारणाएं रही हैं कि संयोजकता किसी परमाणु का कितना होता है। तो पहले जानते हो संयोजकता शब्द को जो दिया था ये किसने दिया था? फ्रैंकलैंड ने दिया था। संयोजकता शब्द को जो दिया था ये पहली बार फ्रैंकलैंड ने दिया। फ्रैंकलैंड ने सिंपल सा बता दिया था कि भाई संयोजकता मतलब वह कितने रासायनिक बंध बनाएगा। लेकिन जब पुरानी विचारधारा देखी गई कि किसी परमाणु की संयोजकता कितनी हो सकती है, विचारधारा, तो पुरानी विचारधारा के अनुसार बताया गया कि किसी परमाणु की संयोजकता वह होती है कि वह जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर CH4 मान लो तो इसमें कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन। इट मीन्स हो गया कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। ऐसे ही बोल दिया NH3 है तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हो गया। और फिर ऐसे ही हो गया H2O, इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गया। ये तो देखो पुरानी विचारधारा थी कि किसी भी परमाणु की संयोजकता वह होती है कि जितने हाइड्रोजन उससे जुड़े होते हैं। लेकिन बाबू जानते हो फिर कुछ खुरपेश टाइप के लोग हमेशा पाए जाते हैं, और जो खुरपेश टाइप के लोग होते हैं उनको क्लियर नहीं किया जा सकता है कि कैसे वो परिभाषित करेंगे।
अब खुरपेच में जैसे देखा जाए, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा बाबू बताओ अगर PCl5 दिया हो तो अब फास्फोरस की कितनी संयोजकता होगी। यहाँ के फंस गए। जैसे ही एक कमी निकली, फिर और भी साइंटिस्ट सामने आ गए, कहीं बताओ हमारा यौगिक SO2 है, अब सल्फर की संयोजकता कितनी होगी। हमारा यौगिक NO3 है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी। हमने तो सिंपल सा ढर्रा पकड़ लिया था कि किसी यौगिक में जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे वह उसकी संयोजकता हो जाएगी। और इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे यौगिक खोजकर सामने रख दिए कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हमको दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। इट मीन्स अब इनकी संयोजकता इस पुरानी विचारधारा के अनुसार परिभाषित नहीं हो सकती है। इसके बाद फिर लिया गया आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा में थोड़ा सा बताया गया कि देखो आधुनिक विचारधारा में कि इसके मतलब कोई भी यौगिक जितने रासायनिक बंध बनाएगा। और जो ये थोड़ा सा विचारधारा दिए थे, ये कौन साइंटिस्ट थे? लुईस और कोसेल। लेकिन इनके भी बताने का तरीका थोड़ा सा लुईस और कोसेल थे, ये अलग ही था। इन्होंने बताया कि भाई कोई भी परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाएगा वही उसकी संयोजकता हो सकती है। तो पूछा गया भाई ठीक है बताओ अब PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी। तो कहीं पहले आप बताओ कि इसमें रासायनिक बंध ये कितने बनाएगा, तब हम बता सकते हैं। इस पर देखो एक तुम्हें कहानी बताया गया था और वो कहानी भी रोचक ही थी कि एक गांव में एक पागल व्यक्ति रहता था और उस पागल व्यक्ति को देखा जाए भाई क्या कोई काम तो रहता नहीं थे, खाली इधर उधर घूमना रहता था। गांव वालों की भैंस गायब हो गई। अब जब भैंस गायब हो गई तो गांव वाले बहुत परेशान हुए कि आखिर भैंस गई तो गई कहाँ। अब सब लोग लगे खोजने, लेकिन अब उनको मिल ही नहीं रहे कि भैंस गई कहाँ है। जब उस पागल आदमी से पूछते थे तो वो हमेशा बताता था कि हम जान रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं कहाँ गई है। फिर सब पहले तो प्रयास किए, लेकिन जब सब लोग थक गए तब सब ने कोशिश किया कि अब इसी पागल का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर सब ने पागल से पूछा बाबू कैसे बताओगे। तो उसने कहा पहले हमको पैसा दो, मिठाई दो, ये दो, मतलब दुनिया भर की वो अपनी डिमांड किया। सब लोगों ने कहा अब लास्ट ऑप्शन ही है तो करना क्या पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। सब ने मजबूरन जो भी उसकी डिमांड थी उसको पूरा किया। उसके बाद वो सोच विचार के बताया कि हमें लग रहा है भैंस या तो कहीं चल रही होगी ज़मीन पर और या तो पानी में होगी। अब भाई दो ही तो आखिर भैंस है तो कहाँ रहेगी, या तो पानी में ही रहेगी और या तो चरेगी ही चरेगी। तो अब आसमान में तो जाएगी नहीं। वैसे ही यहाँ भी जो संयोजकता जब बताया गया कि भाई जब हम बता ही देंगे कि यह कितने रासायनिक बंध बनाएगा तो फिर हम संयोजकता नहीं बता देंगे, फिर हमें इनसे पूछने की ज़रूरत क्या होगी। जैसे कहा जाए भविष्यवाणी, भविष्यवाणी मतलब हम आज ही बता दें कि कल तुम्हारे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा, तब तो भविष्यवाणी है। अब अगर हम भविष्यवाणी भी करें और बता दें देख लेना कल जो होगा वही होके रहेगा। अब पता लगा जब कल की बात आई अगर अच्छा हो गया तो कहा हमने कहा नहीं था कि कल तुम्हारे साथ जो हो। अब इसमें कहाँ भविष्यवाणी नज़र आ रही है। बुरा हो गया तो कह दिया गया भाई कहे तो थे कल जो होगा देख लेना वही होगा, टलेगा नहीं। तो ये भविष्यवाणी नहीं होती। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि जब हम परफेक्ट तुम्हें पहले से बता दें कि तुम्हारे साथ कल अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, तब उसको हम एक्चुअल मानते हैं। सेम वैसे ही ये लुईस और कोसेल की जो संयोजकता के बारे में विचारधारा थी ये परफेक्ट नहीं थी। फिर उसके बाद देखा जाए किसके आधार पर बैलेंसी बताई गई थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम संयोजकता को थोड़ा सा इसमें परिभाषित करें, क्योंकि देखो जब तक हम बंध नहीं जानेंगे तो अभी IPSC में जब क्रियात्मक समूह जो भी हम पढ़ेंगे तो कौन परमाणु कितने बंध बनाता है ये जान पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब हमें संयोजकता की बात आई तो कहा गया कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज दैट अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 आ जाती है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इनकी संयोजकता मान लेते हैं। लेकिन यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसको हम संयोजकता नहीं मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। अब यक्स का तात्पर्य हुआ बाहरी कक्षा के तो इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन संयोजकता नहीं है। फिर बात आती है आखिर इनकी संयोजकता कितनी होगी, तो देखो इसको तो हम यक्स मान चुके हैं। अब अगर इनकी संयोजकता अगर तुम्हें चाहिए तो इनकी संयोजकता के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 8 माइनस यक्स कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया जाए हमने फास्फोरस ले लिया, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या मिलेगा, 2, 8 और 5 मिलेगा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। इट मीन्स ये किस में आ गया, इसी कैटेगरी में तो आ गया, इसको हम यक्स ही मानेंगे। अब अगर हमें इसके लिए संयोजकता चाहिए तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 माइनस यक्स, और यक्स मीन्स कितना हो गया, 5, और इट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7 हो जाएगा। अब इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 हो गया, तो इट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अगर इसका हम संयोजकता अगर देखना चाहते हैं तो इसकी संयोजकता के लिए हम क्या करेंगे, 8 माइनस यक्स, इसका तात्पर्य हुआ 8 माइनस 7 कर देंगे और वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो वैलेंसी निकालने का हमारा इस समय देखा जाए तो परफेक्ट ट्रेड है। लेकिन देखा जाए कुछ परमाणु तुम्हें ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी संयोजकता 1 से ज़्यादा भी होती है, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। अब उसको हम कैसे देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल, मतलब परिवर्तित संयोजकता उनकी क्या होगी वो भी जान लेते हैं। फिर जानते हैं नेचर ऑफ आइटम्स क्या होता है। कैसे, इसके लिए कहीं कहीं हम लोग फंस जाते हैं। फंसने का मतलब ये हुआ हमने एक बार रट लिया कि इसकी संयोजकता 2 ही, और बाद में कह रहे नहीं अब इसकी संयोजकता 4 हो गई, फिर उसके बाद कह रहे हैं नहीं इसकी संयोजकता 6 हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है कितनी बार संयोजकता को बदला जा रहा है। लेकिन वेरिएबल जब उसकी संयोजकता है तो उसको बदला जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमने नाइट्रोजन ले लिया। अब देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो क्या होगा, 2,5। SPDF के फॉर्म में तो लगभग सभी लोग को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। अगर इसके बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p3। क्योंकि देखें आखिरी कक्षा में, आखिरी कक्षा मतलब दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 ही तो है। तो देखा जाए पहली कक्षा में ये जो हमने 1 लिखा ये इसकी हो गई पहली कक्षा को बता रहा है, और यहाँ जो यस के ऊपर 2 लिखा है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो 2 लिखा गया है इट मीन्स ये दूसरी कक्षा को बता रहा है। तो दूसरी कक्षा के यस में देखें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा के पी में देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी कक्षा में हमको इलेक्ट्रॉन भी कितना चाहिए था, 5 ही तो चाहिए था। अब दूसरी कक्षा में बाबू हमारा यस और पी से ज़्यादा उपकक्षा भी नहीं आता है। अब फिर इसको देखते हैं वेरिएबल संयोजकता के लिए यस में कितना कक्षक बनता है, 1 बनता है, और पी में कितना कक्षक बनता है, 3 बनता है। अब यस में जब 1 कक्षक बनेगा और पी में जब 3 कक्षक बनेगा तो किस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, हुंड का नियम।
कि पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को पूरा भर दिया जाए, और यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तो उल्टे चक्रण के साथ भरो। तो देखो यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले सीधा भरा फिर उल्टा भर दिया, लेकिन पी में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया गया। अब इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित मतलब जो जोड़े में ना हो उसी को अयुग्मित कहा जाएगा, और जो जोड़े में होगा उसे हम क्या कहते हैं, युग्मित कहेंगे। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, और जब ये 3 हो गई तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर तुम्हारी इच्छा हो गई कि लाओ इसकी संयोजकता और बढ़ाएं, लेकिन देखो हर जगह ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अब यही आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही तुम इधर से उधर कर सकते हो। बहुत करोगे तो ये आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, इसको खिसका के ला के यहाँ कर दो, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, कोई वैकेंट कक्षक तो है नहीं, रिक्त कक्षक तो पाया नहीं जा रहा है। लेकिन देखो अभी इसी का दूसरा भाई फास्फोरस सेम ग्रुप का होता है, ये भी 5th ग्रुप का होता है, 5th A का, और ये भी किसका होता है, 5th A का ही है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 15, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। कितना, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। अब देखा जाए पहली कक्षा जिसके आगे 1 लिखा है, इट मीन्स वो पहली कक्षक हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये किस कक्षक हुआ, दूसरे, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8। और ये तीसरा है तो तीसरी कक्षा में कितने हुए है, तो आखिरी कक्षा में इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बताओ तीसरी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं। यस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। अब इसको बना लेते हैं। तीसरी कक्षा में पहली कक्षक बना लिया हमने यस, दूसरा हमने बना लिया पी, पी में कितने कक्षक होंगे, 3, और इसके बाद अगला हमने बना लिया डी, और डी में कितने होंगे, 5 पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, फिर देखते हैं। पहले देखो ये यस है, यस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन सीधा भरा फिर उल्टा भर दिया। फिर पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, तो पहले सभी को एक एक क्या कर दिया, सीधा भर दिया। अब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो हमारी क्या गलती है। लेकिन अब बात आती है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 3 ही तो अयुग्मित हैं। इसमें इट मीन्स इसका ये हो गया कि इसकी संयोजकता जो भी निकल के आई वो तो कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन बाद में मान लिया जाए तुम्हारी इच्छा हो गई कि इसकी संयोजकता को बढ़ाया जाए। अब अगर इसकी संयोजकता बढ़ाना चाहते हो तो देखो तीसरा हमारा आखिरी कक्षा था, और आखिरी कक्षा में अभी कुछ कक्षक खाली भी हैं, और जब खाली हैं अगर इच्छा कहे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट करके हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ। ये कब संभव हो पाया, जब इसमें कक्षक खाली थे, और जब वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। अरे यहाँ भी तो अयुग्मित हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन तो गया हुआ है, और 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये क्या हो गया, कितने टोटल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसकी इसे कहा जाता है उत्तेजित संयोजकता, उत्तेजित संयोजकता होती है। अब 3 के बजाय कितना हो गया, 5। इसलिए तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस जो है PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। ऐसा क्यों, जबकि नाइट्रोजन भी 5th ग्रुप का है, फास्फोरस भी 5th ग्रुप का है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी अंतर है
कि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। जबकि अगर हम बात फास्फोरस की करें तो फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। कारण यही है, वेरिएबल संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता। नाइट्रोजन का केवल 3 संयोजकता फिक्स इसलिए है कि इसके पास कोई रिक्त कक्षक नहीं था, इसलिए इसकी संयोजकता नहीं बदली। भले ही बाकी चीज़ें सेम रही, लेकिन इसकी संयोजकता केवल कितनी हुई? 3 ही हुई। और जब इसकी संयोजकता केवल 3 होगी तो ये केवल NCl3 बनाएगा और NCl5 नहीं बनाएगा। लेकिन फास्फोरस की जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो फास्फोरस में उधर रिक्त कक्षक पाए गए थे, इसलिए अगर इसको ज़रूरत बाद में पड़ी तो यह अपने इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित कर लिया। पहले तो मिली संयोजकता इसकी 3, तो बना दिया PCl3। बाद में जब हम लोगों ने उत्तेजित किया तो 3 के बजाय इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 5, तो इसने PCl3 भी बना दिया। यही कारण है कि भले ही ग्रुप सेम है, प्रकृति सेम है, लेकिन देखा जाए तो फास्फोरस PCl3 को भी बनाता है और PCl5 को भी बनाता है। अब इन